अनिका तुरंत फिर से अपने कानों में हेडफोन लगाकर अपने मोबाइल पर स्वाति की रिकॉर्डिंग सुनने लगी। रोहित भी काफी देर से आंखें खुली रखकर अनिका की बेचैनी देख रहा था। जब रोहित को एहसास हुआ कि अनिका ने जरूर कुछ पता लगा लिया है, तब रोहित भी अपनी जगह से उठकर बालकनी में आया। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या तुम्हें कोई क्लू मिला है? अनिका बड़े ही ध्यान से ईयरफोन में स्वाति की रिकॉर्डिंग सुन रही थी। रोहित की बात को इग्नोर करते हुए अनिका ने एक पेन पेपर लिया और बालकनी में रखी चेयर पर बैठकर बड़े ही ध्यान से कुछ लिखने लगी। कुछ देर तक रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, जरा तुम इस रिकॉर्डिंग को सुनकर मुझे बताओ, क्या तुम इसमें कोई अजीब बात महसूस कर सकते हो? रोहित ने भी बड़े ही ध्यान से स्वाति की रिकॉर्डिंग सुनी, मगर रोहित बार बार सुनने के बावजूद भी कुछ पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी खास बात थी रिकॉर्डिंग में जिससे अनिका ने क्लू का अंदाजा लगाया था। रोहित ने कहा, इसमें तो बस तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमेशा सतर्क रहने के लिए कहा है। तुम्हारी माँ चाहती है कि उसकी बेटी सेफ रहे। मुझे तो कोई खास बात नजर नहीं आई इस रिकॉर्डिंग में। तभी अनिका ने दोबारा ईयरफोन रोहित के कान में लगाते हुए कहा, इस बार बड़े ही ध्यान से इस रिकॉर्डिंग को सुनना। जब मेरी माँ बोल रही हैं तब बैकग्राउंड में तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी। उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करो। रोहित ने फिर से बड़े ही ध्यान से रिकॉर्डिंग सुनने की कोशिश की। इस बार बड़े ही ध्यान से सुनने के बाद रोहित ने रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद अनिका से कहा, जब तुम्हारी माँ बात कर रही हैं तब पीछे हल्की हल्की तबले की थाप की आवाज सुनाई पड़ रही है, मगर आवाज काफी हल्की है। ऐसा लगता तो है जैसे कुछ म्यूजिक बज रहा है तबले पर, मगर आवाज बड़ी हल्की है। अनिका ने रोहित से कहा, अगर अब तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें ये एहसास होगा कि वो कोई तबले की थाप नहीं है, बल्कि कोई टेबल पर उंगलियों से थाप दे रहा है। भले ही वो आवाज एक रिदम में आ रही है, मगर वो कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की आवाज नहीं है, बल्कि किसी टेबल या किसी सख्त सरफेस पर उंगलियों से की गई आवाज है। रोहित ने अनिका की बात सुनने के बाद फिर से बड़े ही ध्यान से रिकॉर्डिंग को सुना। इस बार रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद रोहित ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने भी इस तरीके के बारे में एक बार सुना था। इसी म्यूजिक की बदौलत वर्ल्ड वॉर के जमाने में लोग एक दूसरे को मैसेज भेजने की कोशिश करते थे। तुम्हारी माँ ने भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की है। अनिका ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। क्या तुम इस मैसेज को डिकोड कर सकते हो? रोहित ने फिर से एक बार रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कहा, नहीं, इस मैसेज को डिकोड करना बेहद मुश्किल है। इंटरनेट पर इस मेथड के बारे में सर्च करने के बाद रोहित और अनिका को यह पता लगा कि इस मेथड को मोर्स कोड कहा जाता था। अनिका ने लगभग आधे एक घंटे तक रिसर्च करने के बाद मोर्स कोड के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा की। इसके बाद फिर से स्वाति की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उस तबले की थाप जैसी आवाज को रिकॉर्ड करके अनिका ने पेपर पर कुछ लिखने की कोशिश की। उस कोड के जरिए स्वाति जरूर अनिका को कोई मैसेज देना चाहती थी, ये बात पक्की थी। मगर रोहित और अनिका दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उस मैसेज को डिकोड किस तरह किया जाए। रोहित ने अनिका से कहा, जरूर मोर्स कोड के जरिए तुम्हारी माँ तुम्हें एक सीक्रेट चाबी देना चाहते हैं, जो चाबी तुम्हें V16 पावर ड्रग तक पहुंचा सकती है। मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह के मैसेज को डिकोड कैसे किया जाए। पेपर पर अनिका ने जो कुछ भी लिखा था वो पढ़ने के बाद अनिका ने रोहित से कहा, देखो, इतना तो तय है कि मेरी माँ रीडिंग की बहुत शौकीन थी। उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। शायद मोर्स कोड के बारे में भी उसने किसी किताब में पढ़ा था। हो सकता है कि किसी किताब के जरिए वो मुझे कुछ बताना चाहती हो। अनिका की बात धीरे धीरे रोहित की समझ में आने लगी थी। रोहित ने अनिका से कहा, मगर इस दुनिया में हजारों लाखों किताबें हैं। किस किताब में इस कोड को डिकोड करने का राज छुपा होगा, ये हम कैसे बता सकते हैं? तभी अचानक एक बात अनिका के दिमाग में बिजली की तरह चमकी। अनिका ने रोहित से कहा, मनाली के बंगले में मेरी माँ की कई पुरानी किताबें आज भी मौजूद हैं। हो सकता है उन किताबों के जरिए वो मुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है मुझे जल्द से जल्द मनाली के लिए रवाना हो जाना चाहिए। मुझे पक्का यकीन है कि V16 तक पहुंचने की पहली सीढ़ी मनाली के उस पुराने बंगले में मौजूद है। रोहित भी अनिका की बात से सहमत था, मगर अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए रोहित ने अनिका से कहा, देखो, इस वक्त बहुत रात हो चुकी है। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। तुम सुबह जल्दी मनाली के लिए रवाना हो जाना।
मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर इस वक्त तुम्हारा आराम करना बहुत जरूरी है। अनिका भी जानती थी कि उसके शरीर को अगर ठीक से नींद ना मिले तो उसे काफी परेशानी हो सकती थी। इसलिए रोहित की बात को मानते हुए अनिका ने तय किया कि वो सुबह होते ही मनाली के लिए रवाना हो जाएगी। अनिका के लिए रात को आराम कर पाना हालांकि काफी मुश्किल होने वाला था। अनिका जानती थी कि वो पहले क्लू के बेहद करीब थी, मगर उसे मनाली पहुंचने का इंतजार करना होगा। रात को बड़ी मुश्किल से अनिका को नींद आई। सुबह के 7:30 बजे थे जब अनिका ने अपनी आंखें खोली। अनिका जैसे ही तैयार होकर नीचे हॉल में पहुंची, तीनों बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अनिका को देखते ही नन्ही सी रिया अपनी चेयर पर खड़ी हो गई और अनिका की ओर देखकर कहने लगी, मम्मा, आज सनराइज कहाँ हुआ है, जरा पता करना। अभी तो सुबह के 7:30 बजे हैं और तुम जागी हो। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें इतना जल्दी उठे कभी नहीं देखा। चलो आज हम सब मिलकर सुबह ही धूप देखेंगे। सुबह सुबह गार्डन में खेलने का मजा ही कुछ और है। चलो मेरे साथ मम्मा। तभी आर्यन ने रिया को ऐसा करने से रोकते हुए कहा, मम्मा को डिस्टर्ब मत करो, वो सुबह सुबह जागी हैं। इसका मतलब जरूर उन्हें किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना होगा। आर्यन ने अनिका की ओर देखकर कहा, मम्मा तुम खुद ड्राइव करके मत जाना, अपने साथ किसी ड्राइवर को ले जाना। अलेक्जेंडर ने भी आर्यन की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी कई दिनों से तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैंने भी इन्हें कभी इतनी जल्दी जागते हुए नहीं देखा। देखिए, आप अगर खुद ड्राइव करके जा रही हैं तो बिल्कुल संभाल कर गाड़ी चलाना। अगर आपने किसी और की गाड़ी ठोक दी तो कोई बात नहीं, मगर देखना कि आप खुद इंजर्ड ना हो जाएं। अनिका जानती थी कि अलेक्जेंडर के इस तरह के ख्यालात ठीक नहीं थे, मगर इस वक्त अनिका के पास अलेक्जेंडर को समझाने का वक्त नहीं था। अनिका ने तीनों बच्चों को बाय कहा और घर से निकल गई। अनिका जानती थी कि कोई भी ड्राइवर अनिका को उतनी तेजी से मनाली नहीं पहुंचा सकता था जितनी वो खुद ड्राइव करके मनाली पहुंच सकती थी। जैसे ही अनिका अपनी कार में बैठी, अनिका के बगल में आकर रोहित बैठ गया। रोहित ने अपनी सीट बेल्ट बांधते हुए अनिका से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूं। अनिका ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है, फिर अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध लेना। रोहित जान चुका था अनिका के अंदर का वर्ल्ड चैंपियन ड्राइवर जाग चुका था। वो जल्द से जल्द मनाली पहुंचना चाहती थी। रोहित अनिका के लिए एक छोटे से टिफिन बॉक्स में थोड़ा सा नाश्ता लेकर आया था। अनिका कार ड्राइव करना शुरू करे उससे पहले रोहित ने टिफिन बॉक्स खोलते हुए अनिका से कहा, पहले कुछ खा लो, शरीर में ताकत होगी तभी तुम्हारा दिमाग भी अलर्ट रहेगा। ड्राइविंग करने में तुम्हें आसानी होगी। अनिका के पास वक्त नहीं था, इसलिए ब्रेड बटर की 1-2 टुकड़े अपने मुंह में डालकर अनिका ने कार शुरू कर दी। अनिका ने तेजी से कार पार्किंग लॉट से बाहर निकाली। एक बड़ा सा धूल का गुबार अनिका और रोहित की कार के पीछे नजर आने लगा। अनिका और रोहित के जाते ही भूमिका की कार बंगले में दाखिल हुई। पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क करने के बाद भूमिका मारवा हाउस में जाने लगी। भूमिका की आंखों से पता चलता था कि भूमिका काफी थकान महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भूमिका रात भर सोई नहीं थी। घर का चीफ सिक्योरिटी गार्ड भूमिका के पास आकर कहने लगा, मैडम, मैंने आपको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर आप मेरा फोन कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। क्या आप जानती हैं कि अनिका मैडम और रोहित सर फिर से एक हो गए हैं? भूमिका ने उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात का जवाब देते हुए कहा, शायद तुम नहीं जानते कि उन्हें एक करने के लिए मैंने कितनी कुर्बानी दी है। आज अनिका रोहित का साथ सिर्फ मेरी वजह से है। आज मैं नहीं होती तो मेरे भाई का संसार बिखर चुका होता। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर समझ नहीं पा रहा था कि भूमिका क्या कहना चाहती थी। भूमिका ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, अगर मैंने अनिका के बॉयफ्रेंड को अपने जाल में नहीं फंसाया होता और उसके फोन से अनिका को मैसेज नहीं भेजे होते तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता। जब अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड अब उसके साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए वो रोहित के पास वापस आई होगी। भूमिका की बातें चीफ सिक्योरिटी गार्ड को काफी कंफ्यूज कर रही थी, इसलिए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने भूमिका को न्यूज दिखाते हुए कहा, कल ही साहब और मैडम के बीच में सब कुछ क्लियर हो गया। उन्होंने जिस मिस्टर एक्स की बात की थी वो और कोई नहीं बल्कि खुद हैं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनते ही भूमिका के होश उड़ गए। वो बिल्कुल चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर मिस्टर एक्स खुद अनिका थी
तो उसने सारी रात जिस लड़के के साथ गुजारी वो कौन था? भूमिका काफी शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भूमिका को बार बार पूछता रहा कि क्या हुआ था, मगर भूमिका उसे बिना कुछ बताए फिर से कार में बैठकर सीधे उस वीरान बंगले की ओर जाने लगी। बंगले पर पहुंचते ही भूमिका जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। जैसे ही निखिल ने दरवाजा खोला, भूमिका को सामने खड़ा देखकर निखिल चौंक गया। निखिल ने भूमिका को देखकर कहा, अरे स्वीटी, तुम वापस आ गई? निखिल के मुंह से स्वीटी नाम सुनकर भूमिका ने कहा, स्वीटी? कौन स्वीटी? निखिल हैरान होते हुए भूमिका से कहने लगा, अरे कल तुम्ही ने तो बताया था कि तुम्हारा नाम स्वीटी है। आज अचानक क्या हो गया तुम्हें? मुझे तो लगा कि तुम मुझे इतनी देर में मिस करने लगी इसलिए वापस आई हो, मगर तुम तो काफी गुस्से में लग रही हो। अनिका और रोहित को एक करने के लिए भूमिका ने सोचा था कि वो निखिल के साथ प्यार का नाटक करके निखिल को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लेगी। भूमिका ने सोचा था कि अपने भाई के परिवार को बचाने के लिए उसे ये कुर्बानी देनी ही होगी। इसलिए बीती रात भूमिका ने निखिल के साथ गुजारकर निखिल को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। निखिल के सो जाने के बाद निखिल के मोबाइल से भूमिका ने अनिका को तरह तरह के ब्रेकअप मैसेजेस लिखे थे। सुबह जब भूमिका को पता चला कि रोहित और अनिका फिर से एक हो गए थे, तो भूमिका को यकीन हो गया कि उसी की वजह से उसके भाई का संसार टूटने से बचा था। मगर न्यूज लिंक देखने के बाद भूमिका को एहसास हुआ कि निखिल वो आदमी था ही नहीं जिस आदमी के प्यार के चंगुल से भूमिका अनिका को छुड़ाना चाहती थी। भूमिका को मन ही मन ये एहसास हो गया था कि उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था। भूमिका ने एक ऐसे लड़के के साथ रात गुजारी थी जिसे वो जानती तक नहीं थी। भूमिका ने निखिल को हैरानी से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम और तुमने मेरा इस तरह से फायदा क्यों उठाया? भूमिका की बात सुनकर निखिल हैरान हो गया। निखिल ने भूमिका से कहा, मैंने तुम्हारा फायदा उठाया? ये क्या कह रही हो तुम? तुमने खुद ही मुझसे कहा था कि तुम पहली नजर में मुझसे प्यार कर बैठी हो, और अब अचानक ये सब कुछ। मुझे बताओ कौन हो तुम और अचानक ये क्या हो गया तुम्हें? भूमिका समझ नहीं पा रही थी कि वो निखिल को सब कुछ सच कहे या नहीं।